तो आप सभी का स्वागत है मास्टर वर्ल्ड चैनल पे, जहां हम आज अपने फेवरेट रुक्मिणी प्रकाशन बुक की एनसीईआरटी और एससीईआरटी के क्लास नोट्स जो हाल ही में बुक लॉन्च हुआ है उसके हिस्ट्री पार्ट को कवर करेंगे। इस वीडियो में आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, आप सभी का ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इससे भी बेहतर करने की कोशिश करूं। आप सभी लोग का साथ बना रहे, इस आशा से मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोनेट से हुआ था। ठीक है, लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने की सहायता दी, जिसके तहत हम लोग देखेंगे कि 3 स्टेट आते थे। पहला था प्रथम स्टेट जिसमें पादरी वर्ग आते थे, दूसरा था द्वितीय स्टेट जिसमें कुलीन वर्ग आते थे, और तृतीय स्टेट जो था इसमें बड़े व्यवसाय, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि आते थे। इसमें मध्यम किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमि मजदूर, नौकर आदि आते थे। नए शब्द कुछ हैं वो देखेंगे। लिब्रे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। एस्टेट, क्रांतिपूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी है। पादरी वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह है। टाइथ जो है चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर है। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल जो है सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर है। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे हम मध्य वर्ग कहा गया है। और दूसरा पॉइंट है, अपने 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही थी। देखिए, चले देखते हैं क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए प्रकरों के प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। पहले और दूसरे स्टेट ने इन बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बैठाए गए। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। किसानों, औरतों, कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतें एवं मांगों की सूची बनाई गई। स्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसे प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 1774 में लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के समाज में असंतोष गहरा रहता जा रहा है। 1789 स्टेट जनरल का आह्वान तृतीय स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करता है। बास्तिल पर हमला, देहात में किसानों का विद्रोह। 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्य को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है।
फ्रांस गण 1792 से 93 में फ्रांस गणराज्य बनता है। सिर काट कर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबिन गणराज्य का पतन और फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन हो जाता है। 18 मई 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। नेशनल असेंबली में सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों की सीमित करना। जैकोबिन को सो कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाला। सो कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका इसके तरह देखेंगे। ठीक है। न्यायाधीश, सम्राट से असेंबली, और फिर ये जो है ना ऐसे नेशनल असेंबली में 745 सदस्य बने थे। ठीक है। निर्वाचन में 50,000 पुरुष। सक्रिय नागरिक किसे कहेंगे? मताधिकार प्राप्त लोग 2.7 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग थे। निष्क्रिय नागरिक, मताधिकार प्राप्त नहीं हुआ लगभग। क्रांतिकारी महिला ओलंपे दे गूज, जो 1748 से 1793 का जीवन है, इनका जीवन काल था। ओलंपी दे गूज क्रांतिकालीन फ्रांसी राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया, क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के। उन्होंने 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। दास प्रथा का उन्मूलन, फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी समाज सुधारों में से एक था। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया था। निग्रो जो है अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग को कहते हैं। ठीक है। यह अपमानजनक शब्द था, जिसका अब प्रायः इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है। स्वतंत्र और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र